नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 15 फरवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ दोस्तों एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ईरान और अमेरिका के एक बार फिर से मीटिंग होने जा रही है और ये मीटिंग एक बार फिर से नई जगह पे होगी और इस मीटिंग के क्या मायने हैं, क्या ईरान और अमेरिका के बीच कोई समझौता हो पाएगा या फिर महज एक शगुफा छोड़ा जा रहा है, जानबूझ के टाइम को डिले किया जा रहा है। इसके बारे में हम आपसे डिटेल में बातचीत करेंगे और साथ इस वीडियो में दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत के गोल्ड रिजर्व से न जाने कितने लाख टन के करीब सोना गायब हो गया है, क्योंकि चौकीदार ईमानदार बैठा है। चौकीदार ईमानदार बैठा है, इस वजह से इतना टन सोना गायब हुआ और इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे और साथ ही इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर भारत का राष्ट्रगान गाया गया और उसको लेके क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यह चीज आपके लिए जानना बिल्कुल जरूरी। और साथ ही इजराइल ने आज लेबनान के साथ क्या कुछ किया उसको जब आप जानेंगे तो जानने के बाद आप भी मेरी बातों में हाँ मिलाएंगे और ऐसा क्यों कह रहा हूं इसके बारे में भी हम आपको वीडियो में डिटेल बताएंगे। और साथ ही चाइना से ईरान के लिए हथियारों की एक बहुत बड़ी खेप पहुंची है और ये खेप कौन सी है, क्या कुछ इसमें मिला है, इसके बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे दोस्तों। यानी यकीन मानिए आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से वीडियो को तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और साथ ही कमेंट में कुछ अच्छा सा कमेंट करते हैं तो हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिए। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बता दूं और सबसे पहली खबर दोस्तों मैं आपको ईरान की बताऊंगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कुछ कहा था मैंने आपको सुबह ऑलरेडी 2 वीडियो में बता दिया था, लेकिन जो लोग चैनल पर नए हैं उनके सुलभ संज्ञान के लिए 2 सेकंड में एक बार फिर से बता देता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप अब इस बार प्लान कर रहे हैं कि कुछ भी करके ईरान से उसका न्यूक्लियर वेपन छीन लिया जाए। साथ ही जो बैलिस्टिक मिसाइल की प्रोग्रामिंग है उसको ईरान रोक दे और 3 से 5 सालों तक किसी भी यूरेनियम इंक्रोचमेंट का अधिकार ईरान के पास नहीं होगा और 5 साल के बाद केवल 1.5% यूरेनियम ईरान सही कर सकता है, यानी संबोधित कर सकता है। अब सुनिए, बदले में ईरान को अमेरिका क्या देगा? कुछ नहीं, बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा, केवल इतना कि अमेरिका ईरान पे हमला नहीं करेगा। अब ये शर्त जब अमेरिका ने रखी तो बच्चा जानता है कि इसमें से कोई भी शर्त ईरान को मंजूर नहीं होगी और ऐसे हाल में 30 दिन का अल्टीमेटम ईरान को सौंपा गया है कि अगर आप 30 दिन में हाँ नहीं बोलते हैं तो हम आपके ऊपर हमला कर देंगे। अब ये बयान जब अमेरिका द्वारा निकल के सामने आया तो लोगों के दिमाग में आया कि भाई साहब, जब ये बयान अमेरिका दे ही रहा है तो क्या अब कोई मीटिंग होगी या फिर कोई बातचीत होगी या फिर कुछ और होगा या फिर अब केवल हमला ही होगा। इसी बीच अब बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है कि अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से मीटिंग होने जा रही है और ये मीटिंग जिनेवा में होगी और जिनेवा की इस मीटिंग का जो होस्ट होगा, यानी जो कंट्री बैठ के मीटिंग करवाएगी, वो ओमान होगी। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई मीटिंग जिनेवा में है, ओमान क्यों होस्ट करेगा? तो होस्ट का मतलब आप जानिए कि ये मीटिंग भी आमने सामने की नहीं होगी। एक जगह पे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराची साहब रहेंगे, दूसरी जगह पे अमेरिका जिनको भेजता है वो रहेगा और साथ ही इधर का मैसेज ओमान उधर करेगा, ओमान फिर उधर का मैसेज इधर कर देगा। यानी ये भी डायरेक्ट टॉक नहीं होने वाली है, केवल इनडायरेक्ट टॉक होगी। एक ही देश में 2 लोग मौजूद रहेंगे, बस इतनी सी बात है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। खैर, अब आप सुनिए, इधर अब मीटिंग का खेल डोनाल्ड ट्रंप खेल रहा, इधर अपना हेरलाट फोर्ड जो इनका खतरनाक एक चलता फिरता बम है, एक तरह से कहा जाए तो चलता फिरता शैतान एयरक्राफ्ट कैरियर जो जेराल्ड फोर्ड है उसको भी भेज दिया है। साथ ही जो जॉर्ज बुश है उसको भेज दिया, अब्राहम लिंकन को भी भेज दिया, तमाम खतरनाक जो एयरक्राफ्ट कैरियर उनको भेज रहा है। साथ ही अपने थर्ड डिफेंस सिस्टम को भी मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय कर रहा है, कोई कतर में कर रहा है, कोई साइप्रस में कर रहा है, कोई कहीं और कर रहा है। इसी बीच यूके ने भी अपने टाइफून फाइटर जेट को भेजा, यानी जंग की जो पूरी तैयारी है वो चल रही है। इसी बीच चाइना ने गजब का खेल खेला। दरअसल चाइना ने अपने 16 खतरनाक मिसाइलों को ईरान को दिया है। ऐसी रिपोर्ट सोशल मीडिया पे निकल के सामने आ रही है कि जो डोंगफू मिसाइल है, जो बेहद खतरनाक मिसाइल मानी जाती है, उस डोंगफू मिसाइल को चाइना ने ईरान के हवाले कर दिया है। और ऐसे हाल में ईरान की ताकत अब कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है, चूँकि आपको मैंने बताया भी था कि ईरान ने अब वो कैपेबिलिटी हासिल कर ली है जिसके तहत ईरान अब पानी से भी मिसाइलें छोड़ सकता है। अब जिनको नहीं समझ में आता कि पानी से मिसाइल छोड़ने का क्या फ़ायदा है, तो उनको मैं बता दूं कि आप सपोज कीजिए कि 10, 15, 20 लॉन्चर तेहरान में मौजूद हैं और ईरान और अमेरिका ने हमला करके सबसे पहले इन लॉन्चरों को ही तबाह कर दिया। तब ईरान क्या करेगा, कैसे हमला करेगा? तो ऐसे हाल में सबमरीन के अंदर छुपा के
किसी कोने में अगर अपना लॉन्चर ईरान रखता है तो इसके बारे में कोई भी जानकारी ना अमेरिका के पास होगी ना ही इजराइल के पास होगी। और ऐसे हाल में अगर जमीन के सारे लॉन्चर तबाह और बर्बाद हो गए, सारी मिसाइलें तबाह और बर्बाद हो गई, तब भी ईरान के पास सेकेंडरी बैकअप ऑप्शन ये है दोस्तों कि वो पानी के अंदर से अपनी सबमरीन को बाहर निकाल के कहीं से भी हमला कर सकता है। और ये टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं ईरान और अमेरिका की आंखों में खटक रही। और इसी बीच चाइना का 16 मिसाइलों का दिया जाना अपने आप में ईरान के लिए बड़ी अच्छी बात है और इजराइल के लिए बड़ी टेंशन की बात है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो देश अपनी ताकत को नहीं बढ़ाता, जिस देश के जो सुप्रीम लीडर होते हैं, वो चाहे राष्ट्रपति हो सकता है, चाहे प्रधानमंत्री होता है, जहाँ जिसकी पावर ज़्यादा हो, जैसे भारत में प्रधानमंत्री की पावर ज़्यादा है, साथ ही पाकिस्तान में भी पीएम की पावर ज़्यादा है, उधर जो अरब वर्ल्ड है वहाँ पे जो वहाँ के राजा होते हैं उनकी पावर ज़्यादा होती है, इधर ईरान में सुप्रीम लीडर की पावर ज़्यादा है, या फिर चाइना देख लें, या फिर जो अमेरिका उसको देख लें, रशिया देख लें, तो वहाँ पे राष्ट्रपति की पावर ज़्यादा है। तो जो भी सुप्रीम लीडर होता है, यानी जो सबसे ऊंचा नेता होता है, वो अगर कमज़ोर हो तो क्या कुछ होता है। अब आप सुनिए कि लेबनान के ऊपर आज फिर से इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है, जिसका वीडियो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। और इस स्ट्राइक में काफ़ी तबाही लेबनान के अंदर मची है और एक बार उसका वीडियो आप देखें पहले। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि लेबनान के ऊपर इजराइल ने फिर से एयर स्ट्राइक की और इस एयर स्ट्राइक में कई सारे लोगों के मारे जाने की खबर निकल के सामने आ रही है। और वहीं इजराइल का कहना है कि हमने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर निशाना बनाया। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि जिस देश का सुप्रीम लीडर पावरफुल नहीं होता वहाँ का क्या हाल होता है। लेबनान में अपनी एक सरकार है, अपनी एक आर्मी है, इनकी अपनी एक छोटी मोटी एयरफोर्स भी है, इनका अपना एक छोटा सा डिफेंस सिस्टम भी है। लेकिन आज तक इजराइल ने जितने भी हमले किए वो हमले बड़े प्रीशियस थे। लेबनान में घुस घुस के इजराइल ने मारा है और आज तक लेबनान की सरकार ने इसके खिलाफ एक बयान तक नहीं दिया। तो जो मैंने अभी आपसे कहा था ना कि अगर सुप्रीम लीडर कमज़ोर हो तो क्या होता है, वो आप लेबनान का और सीरिया का एग्जाम्पल लेके देख लीजिए। चूंकि अभी परसों सीरिया के ऊपर अमेरिका ने 30 से ज़्यादा ठिकानों पर बम बरसाया था, तो सीरिया की सरकार भी वहाँ पे खामोश थी, इधर लेबनान की सरकार खामोश है। लेकिन वहीं आप ईरान का एग्जाम्पल देखें तो ईरान के सुप्रीम लीडर अगर मजबूत हैं, अगर उनके रीढ़ के अंदर का पानी जिंदा है, तो ईरान के ऊपर इतने खतरनाक सेंसन्स लगा के, इतने खतरनाक फाइटर जेट भेज के भी कुछ नहीं कर सका अमेरिका, कुछ नहीं कर सका इजराइल। उसके पीछे वजह यह है कि अली खामनेई काफ़ी मजबूती के साथ लीड कर रहे हैं। खैर, इधर अमेरिका की आर्मी का एक वीडियो निकल के सामने आया जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की जो आर्मी है अब तैयारी कर रही है। अमेरिका की आर्मी लगातार जंग और नेवल एक्सरसाइज के जरिए अपने आप को पूरे अलर्ट मोड पे रख रही है। और साथ ही अमेरिका की आर्मी का ये बयान भी निकल के सामने आया है कि अगर कभी भी हमला करना पड़े, और करना पड़ सकता है, करना पड़े और करना पड़ सकता में अंतर। और अमेरिका की आर्मी ने ये बात बोली है कि करना पड़ेगा और करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ऐसे हाल में हम अभी से तैयार है, हमारी तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है और इसके लिए अलग अलग एक्सरसाइजेस के वीडियो भी निकल के सामने आ रहे हैं। और साथ ही इन्होंने अपने हथियारों को भी बढ़ाया। और साथ ही इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान भी निकल के सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला के अंदर हमने ऐसे हथियारों का प्रयोग किया, जिन हथियारों की तोड़, जिन हथियारों की काट ना ही वेनेजुएला के पास थी, ना ही वेनेजुएला के अंदर जो चाइनीज डिफेंस सिस्टम थे उनके पास थे, और ना ही रशियन डिफेंस सिस्टम के पास थे। यानी एक तरह से ईरान को फिर से थ्रेट किया है कि तुम्हारे पास चाइना के चाहे जितने हथियार हों, तुम्हारे पास रशिया के चाहे जितने हथियार हों, उससे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता, हमारे हथियार तुमको निज दिन आपूर्त कर देंगे। बहरहाल ईरान ऐसे बयानों को ज़्यादा सीरियस लेता नहीं है। और अगर अब देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप को पूरी दुनिया में कोई भी सीरियस नहीं लेता है। खैर, इधर ये तमाम चीज़ दोस्तों चल रही है। इधर भारत के हवाले से 2-3 बड़ी बुरी खबरें आई हैं और तीनों बुरी खबरों को एक बार मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। दरअसल तुर्की के अंदर, तुर्की के इस्तांबुल में OIC की मीटिंग हुई। OIC का मतलब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, जितने भी मुस्लिम देश हैं, उनकी मीटिंग हुई। उसमें तुर्की भी था, कतर भी था, बांग्लादेश भी शायद गया था, पाकिस्तान तो कन्फर्म था। और इसी बीच रशिया के जो मिनिस्टर हैं जिनका नाम दिमित्री ज़िवरोव है, दिमित्री ज़िवरोव भी वहाँ पे आए थे। और इसी दौरान पाकिस्तान की तरफ से जो रिप्रेजेंट करने गए थे अब्दुल अमीर खान भी वहाँ पे मौजूद थे। और इसी दौरान तुर्की के अंदर, ध्यान दीजिएगा, तुर्की के अंदर रशिया जो हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, सबसे अच्छा दोस्त हमारा जो माना जाता था, इस था शब्द पे ध्यान दीजिएगा, वो पाकिस्तान के साथ मीटिंग करता है।
मीटिंग में पाकिस्तान ने हमेशा ही अपने फायदे की बात की और करना भी चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से जो अब्दुल आमिर खान साहब गए थे, उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है, भारत के साथ तो आपके ताल्लुकात खराब हो गए। रशिया वहां पे खामोश रहा, क्योंकि कायदे से हमने ही गद्दारी करके रशिया को खामोश किया। साफ तौर पे पाकिस्तान ने कहा कि भारत से आपके ताल्लुकात तो खराब हैं, तो आपको हमसे ताल्लुकात बेहतर कर लेने चाहिए, क्योंकि दो पड़ोसी हैं, एक से ताल्लुकात खराब है तो दूसरे से आप बेहतर रखिए, तभी आप खुश रह पाएंगे। रशिया ने कुछ बयान तो नहीं दिया, लेकिन इसी के बाद अब दोस्तों रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है कि अब पाकिस्तान और रशिया के बीच जिस एयरलाइन की सर्विस पिछले कई सालों से रद्द थी, यानी भारत के साथ दोस्ती निभाते निभाते रशिया इतना आगे बढ़ चुका था कि पाकिस्तान के अंदर रशिया की प्लेन्स नहीं आती थी। उस पे पाकिस्तान ने अब रिक्वेस्ट की है रशिया से कि आप एक काम कीजिए साहब, सबसे पहले ये जो एयरलाइन हॉल्ट हुआ, यानी एयरलाइन को रोका गया है, इसको आप रिज्यूम कर दीजिए। और अब खबर निकल के सामने आ रही कि रशिया ऐसी प्लानिंग में है कि अब वो रिज्यूम कर देगा, और इसका रिजल्ट दोस्तों ये निकल के सामने आएगा कि अब पाकिस्तान और रशिया एक दूसरे के साथ क्लोज रिलेशन में आ जाएंगे। इसी बीच एक स्टील की फैक्ट्री थी जो बंद पड़ गई थी पाकिस्तान के अंदर, उसको भी नए तरीके से प्लेटफॉर्म पे ला के उसको संचालित करने का काम भी रशिया कर सकता है। ऐसा एक्सपर्ट की न्यूज निकल के सामने आ रही कि रशिया पाकिस्तान के साथ स्टील फैक्ट्री में काम करेगा। और सुनिए, ये तो दो बड़ी अपडेट थी, अब तीसरी बड़ी अपडेट आप सुनिए कि जो सड़क का रास्ता भारत ने कभी इख्तियार किया था कि भाई साहब हम चाबहार पोर्ट बनाएंगे ईरान के अंदर और यूरोपियन कंट्री से हम सामान लेंगे, चाबहार पोर्ट पे वो सामान आ जाएगा, आने के बाद वहां से हम आसानी से लेके आ जाएंगे। अब ऐसे ही पैटर्न पे पाकिस्तान काम करने वाला है, और पाकिस्तान और रशिया के बीच डायरेक्ट बसेस की सर्विस शुरू होगी और ट्रकों की सर्विस शुरू होगी। रिपोर्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यानी साफ तौर पे भारत ने जो गद्दारी की, यहां पे मैं रशिया की गलती नहीं दूंगा, यहां भारत ने गद्दारी की, भारत ने उसको धोखा दिया। हमने साइन कर ली वो डील कि आज के बाद हम रशिया से तेल नहीं लेंगे। रशिया समझाता था गया कि भैया आपका 9 से 10 बिलियन का नुकसान होगा, आप घाटे में जाएंगे। लेकिन मोदी साहब की न जाने कौन सी ऐसी मजबूरी है, न जाने ऐसी कौन सी फाइल दबी पड़ी है कि मोदी साहब ने अमेरिका के कहने पे रशिया जैसे खास दोस्त को धोखा दिया, और अब रशिया मजबूरी में पाकिस्तान के क्लोज जा रहा। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, इश्क में शिर्क और मोहब्बत में बेवफाई की कोई माफ़ी नहीं होती। तो रशिया से हमारी मोहब्बत थी और उसमें हमने बेवफाई की, हम जाके अमेरिका की गोद में बैठे। ये कहना आसान होगा कि मोदी साहब ने किया, लेकिन पूरी दुनिया ये कहेगी कि भारत ने किया, इंडिया ने किया, हिंद ने किया। तो उसका रिजल्ट ये निकल के सामने आया। और सुनिए आप, आरबीआई की जो गोल्ड रिजर्व है उसका बयान निकल के सामने आया है। 1.2 लाख टन के करीब के सोने के दाम गायब हैं, या फिर साफ तौर पे कहा जाए तो सोना ही गायब है। यानी सोना तो उतना है अगर साफ तौर पे समझाऊं, लेकिन उनके रेट इतने डाउन हो गए हैं कि पहले जितना था ऐसा लग रहा है कि 1.2 लाख टन के करीब सोना है ही नहीं। यानी रेट इतने डाउन हो गए हैं सोने के हमारे। और सुनिए, पूरे भारत में सोना 1 लाख के पार है, और जो रेट पहले था वो 50,000 60,000 के आसपास था। सोना 1 लाख के पार पहुंच गया भाई साहब, जो हमको मिलता है। और रिजर्व बैंक में जो हमारा सोना है उसकी रेट को डाउन किया जा रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि चौकीदार तो बड़ा ईमानदार है, तो ये कैसे पॉसिबल है कि सोने के दाम हमारे गिर गए जबकि सोना तो इतना महंगा है। और सुनिए आप, हमारे देश में मुसलमान है तो पाकिस्तान का ठप्पा लगा दिया जाता है, मुसलमान है तो आतंकवादी होगा। और इन केस किसी के झंडे में चांद सितारा नजर आ जाए, भले वो इस्लाम का झंडा हो ना कि पाकिस्तान का, फौरन उसको पाकिस्तानी गद्दार करार देके गोली मार दिया जाता है। लेकिन अब आप सुनिए, पाकिस्तान का एक वीडियो निकाल के लाया हूं, ये वीडियो आप देखिए, और इसने तो बवाल काट दिया। तो भाई साहब, दरअसल खैबर पख्तूनख्वा में एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम है बाचा यूनिवर्सिटी, वहां पे कुछ पाकिस्तानियों ने जनगण मन गाया है। उसका वीडियो पहले देखिए। भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जवल जलधि तरंगा, तव शुभ नाम जागे, तव शुभ आशीष मागे, राहे तव जयदान जय मंगल नायक जय है भारत।
ये वीडियो मैंने आपको पूरा दिखाया, चूंकि जनगण मन को जो हमारा राष्ट्रीय गीत है उसको हम बीच में नहीं छोड़ सकते, इस वजह से मैंने आपको पूरा दिखाया। अब आप सुनिए, पाकिस्तान में हमारे देश का राष्ट्रगान आराम से गाया गया, पाकिस्तान की सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। क्या हमारे देश में पॉसिबल? और मैं नहीं चाहता कि पॉसिबल हो। मैं लिटरली आई डोंट लाइक दिस कि आप किसी और देश का, खासकर अपने एनिमी का नेशनल एंथम गाएं, लेकिन हर जगह देशद्रोही का करार देना, ठप्पा लगा देना, यह भी सही नहीं है। यह बात आपको समझनी पड़ेगी। खैर, इसी बीच पाकिस्तान की हालत थोड़ी सी खराब भी है, क्योंकि रिपोर्ट निकल के सामने आई कि जो इमरान खान साहब है, पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनकी एक आंख की रोशनी 85% चली गई है। और ये बड़ी अजीब खबर है। और ये खबर जब निकल के सामने आई, चूंकि इसमें आसिम मुनीर जैसे लोग शामिल हैं, उनको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। इमरान खान को उनकी बहन के ऊपर केमिकल वाला पानी भी फेंका गया। इस वजह से आवाम नाराज है दोस्तों, और नाराज होने के बाद प्रोटेस्ट हुए हैं, और उसका छोटा सा वीडियो देखें। निकल आए और बड़ी तादाद में उनके साथ जो है इजहार यकीन कर रहे हैं। तो मेरा खान और शफी जान साहब बाकायदा तौर पर मोटरवे टू प्लाजे को ज्वाइन कर चुके हैं और वहाँ पे धरने का हिस्सा बन चुके हैं। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से प्रोटेस्ट किया जा रहा है और किस हिसाब से लोग भड़के हुए। और इसी बीच अब एक बड़ी रिपोर्ट कनाडा से निकल के सामने आ रही है कि कनाडा ने ईरान को मैसेज भेजा है कि जब तक आपके यहाँ रेजिम चेंज नहीं हो जाता, यानी सत्ता परिवर्तन नहीं हो जाता, तब तक हम आपके साथ कोई भी व्यापार नहीं करेंगे। यानी अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आके कनाडा ने ऐसा कदम उठाया है जिससे ईरान को नुकसान और साथ ही अमेरिका और इजराइल को फायदा। और इसी बीच अमेरिका और इजराइल साथ मिलके प्लान बना रहे हैं कि वो चाइना में बेचे जाने वाले तेल को, यानी जो ईरानी तेल चाइना में बेचा जाता है, उस टैंकर को ही पकड़ लेंगे, ताकि चाइना और ईरान के बीच डील खत्म हो जाए, दोनों व्यापारी ना रहें, दोनों एक दूसरे के पार्टनर ना रहें, ताकि चाइना और ईरान के बीच डिस्टेंस आ जाए। चूँकि इनको भी पता है कि जब तक चाइना और रशिया जैसे दोस्त साथ खड़े हैं, हम कुछ नहीं उखाड़ सकते। भारत के एक साथ कौन खड़ा था? रशिया, कोई दूसरा देश नहीं था, केवल रशिया था। तो ये लोग डरते थे, रशिया को इन्होंने हटा दिया हमसे, हमारे पास चाइना भी नहीं है, ईरान के पास दोनों हैं। तो ये जुगाड़ में लगे कि रशिया को तो नहीं हटाया जा सकता, लेकिन चाइना को हम काट सकते हैं। और इसी प्लानिंग में लोग लगे हुए हैं। खैर, जैसा होता है मैं आपको अगले दिन जरूर बताऊंगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।